हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या हाल चाल है? मैं कुलदीप आर्य आज आपके सामने सीए फाउंडेशन नवंबर 2020 के लिए अपना फर्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ। आज मैं उसके लिए फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव के लिए। अब देखिए, सबसे पहली बात तो मैं स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे बारे में जानते नहीं हैं, मैं उसको अपने बारे में बता देता हूँ। बच्चों, मेरा नाम कुलदीप आर्य है और मैं सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ। और मुझे पढ़ाते हुए लगभग 25 साल हो गए हैं और इन 25 सालों में मैंने हजारों स्टूडेंट्स पढ़ाए, जिनमें से काफ़ी सारे बच्चों की, अनगिनत बच्चों की रैंक्स आई और बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स के साथ मैथमेटिक्स में पास हुए। इनमें से ऐसे काफ़ी सारे बच्चे भी थे जिनके पास 11th-12th में मैथ्स नहीं था। हाँ जी, देखिए, जैसे ही हम मैथ्स का नाम सुनते हैं तो कई बार ना जिनके पास मैथ्स होता है वो बच्चे भी थोड़ा घबराते हैं। तो पहली बात तो बेटा मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि आप जब तक मेरे से पढ़ोगे, ये मेरी गारंटी है कि आपको मैथ्स में मैं कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। दूसरी बात बेटा, मैं आज आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा। सिलेबस के बारे में डिस्कस करने के बाद मैं आपको फिर एक टॉपिक आज लूंगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि नॉर्मली जब हम गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव की बात करते हैं तो बच्चों के दिमाग में एक डाउट आता है। बच्चे कहते हैं कि सर हमारे डाउट्स कैसे होंगे। तो पहली बात तो ये बेटा कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस क्लास में करूंगा, डाउट्स नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट आते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप सपोर्ट दूंगा, फुल सपोर्ट आपको मिलेगी व्हाट्सएप और टेलीग्राम की। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी दिक्कतें होती है तो मैं आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव आपके डाउट सोल्व करूंगा। तो पहली बातें तो हमने ये थोड़ा बता दी, अपने बारे में बता दिया और आपको बता दिया कि हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। बेटा आपने ना एक कैलकुलेटर भी लेना है। कैलकुलेटर का मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कैसियो का कैलकुलेटर है और इसका मॉडल नंबर है MJ12D। तो या तो आप कैसियो का कैलकुलेटर लोगे जो कि मैंने दिखाया आपको MJ12D, इसमें एक 12AD भी आता है, वो नहीं लेना है। या फिर आप सिटीजन का सिटी 512 लोगे, सिटीजन का सिटी 512। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि कैलकुलेटर्स की ना सबकी कमांड अपनी अपनी होती है। तो कई बार अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो हो सकता है आपके कैलकुलेटर पे वो कैलकुलेशन मैच ना हो। ठीक है, और मेक श्योर कि वो 12 डिजिट कैलकुलेटर होना चाहिए। कौन सा कैलकुलेटर होना चाहिए? 12 डिजिट। साथ में बेटा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आपने ना अपने दो रजिस्टर्स बनाने हैं। एक तो जो नॉर्मली आप क्वेश्चंस करोगे, एक दूसरा आप रजिस्टर बनाओगे जिसमें कम पेज हो लेकिन इतने भी कम ना हो कि वो जल्दी खत्म हो जाए। मिनिमम 100 पेजेज होने चाहिए। उसमें आपने क्या करना है, उस 100 पेजेज के रजिस्टर में आपने मेरे सारे शॉर्टकट्स लिखने हैं, मेरे सारे कॉन्सेप्ट लिखने हैं। उससे क्या होगा, बाद में ये कॉपी आपके लिए मैजिक कॉपी का काम करेगी। ठीक है जी, नहीं तो इतने ज्यादा शॉर्टकट इकट्ठे हो जाते हैं कि बच्चे लास्ट में आके बोलते हैं सर इन शॉर्टकट को भी लर्न करने की कोई शॉर्टकट बता दो। तो वो मैंने शॉर्टकट आपको पहली क्लास में ही बता दिया है। आज मैं नवंबर 20 के लिए फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं जो कि मेरा गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव के लिए काम करेगा। तो चलिए जी, आपसे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। जैसे जी आपको मालूम है पेपर नंबर 3 है जी आपका सीए फाउंडेशन में, पेपर नंबर 3 है, पेपर नंबर 3 सीए फाउंडेशन के अंदर बेटा। और इसमें बेटा एक्चुअली में 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शंस 3 होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। बेटा ये 3 सेक्शन है। सेक्शन ए में आपका बिजनेस मैथमेटिक्स है, बिजनेस मैथ्स, 40 मार्क्स है बेटा, 40 क्वेश्चन होंगे। दूसरा जी आपका लॉजिकल रीजनिंग है, LR, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स होंगे। और जी तीसरा सेक्शन होता है जी आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स लिख दिया हमने, इसमें भी 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स होंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। टोटल देखा जाए तो 100 मार्क्स का पेपर है। अब बच्चे कहते हैं सर इसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या है? तो पासिंग क्राइटेरिया बेटा मिनिमम आपको 40 मार्क्स चाहिए होते हैं। 40% आपके आएंगे मैथ्स में तो आप मैथ्स में
पास हो जाओगे। लेकिन आपने सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना, और ना मैं सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाता हूं। मैं पढ़ाता हूं कि आप ना पास के बहुत ऊपर पहुंच जाओ, पास के बहुत ऊपर पहुंच जाओ। अच्छा, इसमें बेटा एक और बात होती है, एक और बात इसमें होती है क्या, कि बच्चे कहते हैं सर फिर अगर हम तीनों सब्जेक्ट में 40-40 नंबर ले आए तो, चारों सब्जेक्ट में सॉरी, अगर हम चारों सब्जेक्ट में 40-40 नंबर ले आए तो क्या पास हो जाएंगे? ना। क्यों? आपको बेटा मिनिमम 50% मार्क्स लाने होते हैं, यानी कि आपको चारों में तो इंडिविजुअली पास होना ही है, चारों में इंडिविजुअली पास होना है 40-40-40, लेकिन उससे आपकी बात नहीं बनने वाली है। आपको एग्रीगेट भी चाहिए होता है 200 मार्क्स, सब में पास होने के बाद आपको ये एग्रीगेट 200 भी चाहिए होता है। साथ में बेटा जो हमारा पेपर होगा, पेपर नंबर 3, ये टोटल एमसीक्यू बेस्ड होगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू होगा जी। एमसीक्यू का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और जी उसमें क्या होगा बेटा, उसमें यह होगा कि एक क्वेश्चन की 4 ऑप्शन होगी जिसमें से एक करेक्ट होगा। साथ में जी नेगेटिव मार्किंग भी होगी बेटा, नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आपने करेक्ट क्वेश्चन किया है तब तो आपको प्लस का 1 मिलेगा, और अगर आपने इनकरेक्ट कर दिया है तो यहां भी आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन जी ट्रेजेडी क्या है कि आपको ये नेगेटिव में मिलेगा, माइनस का 0.25 हो जाएगा जी। तो आपको पहली बात तो इस नेगेटिव से ही बचना है, आपको नेगेटिव से बचना है, कोशिश करना है कि नेगेटिव आप बिल्कुल ना करो। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसको छोड़ सकते हो, ये बेटर है। आप तुक्का मत मारो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो मत खेलना, ठीक है जी। साथ में बेटा एक बात और है कि कैलकुलेटर आपका अलाउड है, लेकिन नॉर्मल कैलकुलेटर जो मैंने आपको बताया था, एक बार मैं लिख भी दूंगा, एक बार मैं लिख भी दूंगा। मैंने आपको बताया है जी कि कैलकुलेटर कौन सा लेना है जी, कैलकुलेटर के बारे में बात की है मैंने आपसे। मैंने कहा जी कैलकुलेटर है कैसियो का, कैसियो कैलकुलेटर भी लिख देते हैं जी, कैसियो, क्योंकि हम आपको काफी सारी कैलकुलेटर ट्रिक्स भी बताएंगे। MJ12D ये मॉडल नंबर है। मैंने बोला बेटा एक MJ12AD भी आता है, वो नहीं लेना है आपने। साथ में मैंने कहा कि एक आप सिटीजन का ले सकते हो, दोनों की कमांड इनकी सेम होती है। सिटीजन का मॉडल नंबर है सिटी 512, ठीक है। आजकल सिटीजन के नाम से नहीं मिलता, लेकिन इसमें एक लोकल ब्रांड मिल जाता है सिलीजन, तो वो भी चलेगा, वो भी आप ले सकते हो। बट जरा कैलकुलेटर के मामले में अगर हम देखें तो ये कैसियो MJ12D की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, ठीक है, यानी कि ये आपके पास ज्यादा दिन तक रहेगा, गिरने के बाद टूटेगा नहीं। चलो जी, तो अब देखो जी ये सारी बातें हमने डिस्कशन कर ली। अब बच्चे बोलते हैं इसके बाद कि सर ये बात तो बताओ कि हमने चैप्टर कितने पढ़ने हैं। बच्चों का एक क्वेश्चन ये आता है कि आपने अपने बारे में बता दिया, अपना एक्सपीरियंस बता दिया, सब कुछ बता दिया, आपने हमें ये भी बता दिया कि किस तरह से हमने कितने कितने चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, ठीक है। आप ये बताइए कि चैप्टर कितने, चैप्टर कितने हैं। तो 3 सेक्शंस है, तो इसमें मैं अगर बात करूं बिजनेस मैथ्स, इसमें बेटा टोटल 8 चैप्टर्स आपने पढ़ने हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं जी LR, तो LR में आपने 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और अगर मैं बात करूं जी बिजनेस स्टैट्स की, तो बिजनेस स्टैट्स में जी आपको 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं, बिजनेस स्टैट्स में आपको 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो आपको टोटल 19 चैप्टर्स पढ़ने हैं और 100 क्वेश्चन इसमें आने हैं। साथ में बेटा हम आपको अपनी एक बुक देंगे, वो हम आपको कुरियर के थ्रू भेजेंगे। उस बुक में आप ये मान के चलो कि उसमें सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और ये मेरी गारंटी है बेटा कि मेरे नोट्स के बाहर आपको पेपर बिल्कुल नहीं मिलेगा, नोट्स में से पेपर जरूर आएगा, ये बात कंफर्म है। ओवर द ईयर ये बार बार होता आया है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे नोट्स में से पेपर ना आया हो, लेकिन आपको 100% ईमानदारी के साथ पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए जी, जैसे ही मैथ्स की बात आती है तो बच्चे डरते हैं, तो मैं आपका थोड़ा सा एक डर निकालने के लिए बता रहा हूं कि 11th-12th में, खासकर 12th में जब बच्चे देखते हैं कि 2 टॉपिक ऐसे होते हैं जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं। एक तो बच्चे डरते हैं जी कैलकुलस से, कैलकुलस बोले तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो कैलकुलस यहां पे है, कैलकुलस यहां पे है, बट उसकी एप्लीकेशंस वगैरह नहीं है। और मैथमेटिक्स में एक भूत होता है जी जिसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री के तो आपको दर्शन ही नहीं होंगे, साइन कोस टैन, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टैन इनवर्स, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में ही नहीं है। दूसरी बात बेटा, फिर जब बच्चे 12th में पढ़े हैं तो उन्होंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा है,
वो पूरे साल परेशान रहते हैं सिलेंडर के अंदर कौन आ गया, कौन के अंदर सिलेंडर आ गया। एप्लीकेशन इसकी जो 12th में पढ़ी है वो नहीं है। हाँ एप्लीकेशन है, बट आपकी एप्लीकेशन है इकोनॉमिक्स वाली। इकोनॉमिक्स बोले तो मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, कॉस्ट को मिनिमाइज करना, कितनी यूनिट आप बनाओगे ताकि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम पे रहे, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आपने करने वाले हो, ठीक है। यानी कि इकोनॉमिक्स का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यहां पे हम पढ़ेंगे। साथ में बेटा 12th क्लास में एक टॉपिक होता है था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जहां पे आप एरिया निकालते थे, एरिया फाइंड करते थे। बच्चे पूरे साल परेशान रहते हैं कि सर कहां से कहां तक की लिमिट ले, तो वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। अब देखो जैसे जैसे आप बातें सुन रहे होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा होगा। तो मैथ्स से ऐसी डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैथ्स से डरने की जरूरत नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि बच्चा अगर मेरे से पढ़ रहा है तो मेरी क्लास में मैथ्स से डरना मना है, मैथ्स से डरना मना है, ठीक है, डरना नहीं है। साथ में बेटा प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी आपके पास है, बट वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप पढ़ोगे। और एलआर का पोर्शन तो वैसे भी काफी इजी है, ठीक है। तो अब आपसे काफी सारी बातें हमने कर ली है, सारी कुछ बातें आपको बता दी है। तो अब हम आज अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट टॉपिक कौन सा है जी, आप देखोगे हमारे पास जो पहला चैप्टर है बेटा, हमारे पास जो पहला चैप्टर है उसमें बेटा हमारे पास 3 टॉपिक्स है, रेशो एंड प्रोपोर्शन, सर्ट्स एंड इंडाइसिस एंड लॉगरिथम। तो आज हम आपसे जो डिस्कस करने वाले हैं वो अभी रेशो एंड प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए जी, अगर हम बात करें कि रेशो एंड प्रोपोर्शन, रेशो एंड प्रोपोर्शन, रेशो एंड प्रोपोर्शन में भी पहले हम देखेंगे कि जी रेशो क्या होता है। तो देखिए बेटा, अगर हम रेशो की बात करेंगे तो बेसिकली कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट आपने पढ़ा है जी पार्टनरशिप चैप्टर 12th क्लास में। अकाउंटेंसी के अंदर आप कहते थे जी 3 पार्टनर है, 2 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये है या उनकी इन्वेस्टमेंट रेशो ये है, ये सारी बातें आप पढ़े हुए हो, है ना। तो एक्चुअल में लेकिन अगर हम मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकली रेशो होता क्या है और वो किसके लिए यूज होता है। सबसे पहली बात, रेशो जो होता है बेटा ये 2 टर्म को कंपेयर करने के काम आता है। ये 2 टर्म को, अगर मैं स्टैंडर्ड रेशो की बात करूं तो ये 2 टर्म को कंपेयर करने के काम आता है। और लेकिन एक खास बात है कि जब भी मैं कंपैरिजन की बात करूंगा तो दोनों टर्म बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। दोनों टर्म एक जैसी होने का मतलब क्या है कि उनके जो यूनिट है ना, दे शुड बी सेम। या तो वो सेम हो या उनको सेम बनाया जा सके। लेकिन अगर उनकी यूनिट ना तो सेम है और ना बनाई जा सकती है तो फिर हम कहेंगे रेशो डिफाइंड नहीं है। तो देखो जी, रेशो क्या होता है जनरली, रेशो किसके लिए क्या होता है, रेशो इज यूज्ड टू कंपेयर 2 like terms A and B denoted as, ऐसे लिखते हैं जी A रेशो B, A इज टू B, या हम इसको बोलेंगे जी A रेशो B। अब इसमें एक और बात आप देखोगे बेटा, इसका मतलब एक्चुअल में A बाई B से ही होता है। अब जब आप ऐसे लिखते थे तो आप इसे न्यूमरेटर कहते थे, तो मैं सिर्फ NR लिख देता हूं। इसको आप डिनोमिनेटर कहते थे, मैं DR लिख देता हूं। बट नॉर्मली जब बेटा हम रेशो लिखते हैं तो इनको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बजाय अब एक नया नाम देंगे। पहली टर्म को हम कहते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, और दूसरी टर्म को हम कहेंगे कॉन्सिक्वेंट। दूसरी टर्म को हम कहेंगे क्या, कॉन्सिक्वेंट। यानी कि एंटीसीडेंट अगर हम देखें तो किसकी जगह पे आया जी, एंटीसीडेंट हमारा आया है किसकी जगह पे, न्यूमरेटर की जगह पे, और कॉन्सिक्वेंट हमारा आया है डिनोमिनेटर की जगह पे। ठीक है जी। आप एक बात और कह सकते हो कि लाइक टर्म का क्या मीनिंग है। लाइक टर्म का मतलब है कि दोनों की यूनिट ना सेम होनी चाहिए। यहां पे आप क्या बोलोगे जी, दैट इज बोथ टर्म्स, that is both terms should have same unit। ठीक है जी। अब देखो जी, हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने आपको बोला
कि जी रेशो निकालना है आपको, फाइंड रेशो बिटवीन 4 किलोग्राम एंड 5000 ग्राम। अब देखो जी, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको एक बात तो मालूम है कि जी दोनों ही वेट की यूनिट है, दोनों ही वेट की यूनिट है, और साथ में आपको एक बात और पता है कि किलोग्राम और ग्राम में एक रिलेशन भी होता है। तो देखो, जब तुम इसका रेशो निकालोगे तो रिक्वायर्ड रेशो कैसे निकालोगे, आप लिखोगे 4 किलोग्राम अपॉन 5000 ग्राम। अब देखो जी, या तो आप किलोग्राम को ग्राम बना लो या ग्राम को किलोग्राम बना लो। चलो जी, मैंने क्या किया, मैं नीचे 5 किलोग्राम लिख देता हूं। अब देखो बेटा, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया तो आपके पास रेशो आ गया 4:5। कितना रेशो आ गया जी, आपके पास रेशो आया 4:5। अच्छा जी, अब देखो जी, यहां के आगे अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा जी, फाइंड रेशो ऑफ इनकम ऑफ 2 persons ए एंड बी। 2 पर्सन है बेटा, ए एंड बी। ठीक है, मैंने यहां पे बोला कि ए पर्सन, यहां पे बोला बी पर्सन, इनकी इनकम दी हुई है। बेटा मुझे कहा यहां पे इनकम 24,000 है और यहां पे इनकम मेरे पास सपोज 40,000 है। बट देखो, अगर सिर्फ इनकम बोल दिया और रेशो निकालने के लिए बोले तो मैं मान लूंगा कि ये दोनों सेम है, यानी कि ये या तो दोनों की 1 महीने की है, या दोनों की 2 महीने की है, या दोनों की 1-1 साल की है। मैं पहले से ही मान लूंगा कि दोनों सेम है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं क्वेश्चन क्या ले रहा हूं, मुझे कहा कि ये 24,000 जो इसकी इनकम है ये 6 मंथ की है, ये 24,000 जो इसकी इनकम है इसकी 6 मंथ की है, और इसकी जो 40,000 है ये 8 मंथ की है। देखो, अगर किसी बच्चे ने डायरेक्ट रेशो निकाल दिया 24,000 और 40,000 का तो वो गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, मैंने बोला ना कि दोनों एक जैसी होनी चाहिए, दोनों एक जैसी होनी चाहिए, है ना। अब दोनों एक जैसी होनी चाहिए, अभी दोनों एक जैसी नहीं है, तो पहले तुम्हें दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा। अब बनाने के लिए हम क्या करेंगे समझो। तो देखो, कोई कहता है जी 1-1 साल की निकाल लो, है ना, कोई कहता है दोनों की 6 महीने की निकाल लो, कोई कहता है दोनों की 8 महीने की निकाल लो, सारे सही कह रहे हैं, लेकिन उनमें सबसे आसान तरीका है दोनों की 1-1 महीने की निकाल लो। बेटर रहेगा आपके लिए कि आप दोनों की 1-1 महीने की निकालो। तो देखो जी, किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से यहां से आगे हम बढ़ेंगे। देखो जी, अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो रिक्वायर्ड आंसर 24,000 डिवाइडेड बाई 6, ये एक ही 1 महीने की हो गई। फिर 40,000 डिवाइडेड बाई 8, फिर ये बी की हो जाएगी। और देखो जी, ये आप जानते होंगे कि ये मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, ऐसे करते हैं जी। तो 24,000 इंटू 8, और यहां पे जी 40,000 इंटू 6। अब आप देखिए जी, पहले ये आपकी 3 जीरो तो यहां पे कैंसिल हो गई। अब आप यहां पे करोगे तो 8 5 जा 40 हो गया जी, यहां से कैंसिल करोगे तो 6 4 जा 24 हो गया जी। तो आंसर बेटा 4:5 आ गया। ठीक है जी, तो ये आपने देखा कि पहले हमने दोनों को क्या किया जी, कंडीशन रेशो की होती है क्या, कि बोथ शुड बी सेम। अगर सेम नहीं है तो पहले हम उनको सेम बनाएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हो रही है बात। चलो जी, अब अगर हम यहां से आगे बढ़े तो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा जी, फाइंड रेशो बिटवीन 5 किलोग्राम एंड 6 मीटर
मीटर है बेटा। अब देखो किलोग्राम वेट की यूनिट है, मीटर लेंथ की, हाइट की या ब्रेथ की है, और दोनों में आपस में कोई रिलेशन है नहीं, तो आप क्या करोगे? अब ऑप्शंस भी दी हुई है। ए ऑप्शन में दिया 5 किलोग्राम इज टू 6 मीटर, बी ऑप्शन में दिया 5 इज टू 6, सी ऑप्शन में दिया ए और बी, और डी ऑप्शन में दिया नॉट डिफाइंड या नॉट एग्जिस्ट कह सकते हैं। अब देखो क्योंकि दोनों की यूनिट हम सेम नहीं बना सकते बेटा, तो दोनों की यूनिट सेम नहीं बना सकते, तो फिर रेशो डिफाइंड नहीं होगा। आप ये लोगे बेटा, आप कहोगे हमने डी आंसर लेना है। आई थिंक आपको बात क्लैरिफाई हो रही होगी। अब देखो बेटा यहां के आगे क्या करते हैं, अभी तक आपने सीखा रेशो की, सिर्फ की रेशो होता क्या है, ठीक है। अब देखो मैं बेटा हमेशा क्या करूंगा, आपको ना पॉइंट्स में पढ़ाऊंगा। पॉइंट्स में पढ़ाने का यह फायदा होगा कि जब आप पॉइंट्स में पढ़ रहे होंगे, तो जब भी आपको टॉपिक रिवाइज करना होगा तो सारा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आप उसके मेन मेन पॉइंट पढ़ोगे तो पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं बातें कुछ करूंगा जी बेटा। पहली बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रेशो के, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट तो आपने पढ़ ही लिया कि रेशो सिर्फ लाइक टर्म के बीच में डिफाइंड होता है, ठीक है, तो उसको मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। तो पहली बात बेटा, रेशो एक प्योर नंबर होता है। प्योर नंबर बोले तो जहां पे भी हम प्योर नंबर की बात करेंगे, इसका मतलब है कि उसकी यूनिट नहीं होती है, वो यूनिट फ्री है। क्यों? ऊपर भी किलोग्राम था, नीचे भी किलोग्राम है, ऊपर भी मीटर था, नीचे भी मीटर है, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका मतलब यूनिट बची ही नहीं। तो आप क्या देखोगे, रेशो इज ए प्योर नंबर, और रेशो इज ए प्योर नंबर बोले तो यूनिट फ्री। देखो दोनों नंबर की अलग अलग सेम यूनिट होना जरूरी है, लेकिन जब रेशो निकाल लोगे तो रेशो की अपनी कोई यूनिट नहीं होती है। दूसरा पॉइंट क्या आता है बेटा रेशो में, बेटा जब भी हम रेशो निकालते हैं तो स्टैंडर्ड रेशो में दो टर्म होती है, आपने देखा है, ए इज टू बी। मैं स्टैंडर्ड रेशो की बात कर रहा हूं, हालांकि रेशो दो से ज्यादा का भी हो सकता है, लेकिन अभी सिर्फ मैं स्टैंडर्ड रेशो की बात कर रहा हूं। तो आपने देखा था कि इसको एंटीसीडेंट कहते हैं, इसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो बेटा ये जो दोनों टर्म है ना, ये दोनों टर्म कैसी होनी चाहिए, दे शुड बी लोवेस्ट, यानी कि आगे वो कैंसिल ना हो सके, या आप कह सकते हो कि वो मोस्ट सिंप्लीफाइड होनी चाहिए। मोस्ट सिंप्लीफाइड का मतलब फ्रैक्शंस वगैरह नहीं होने चाहिए। अगर उसमें फ्रैक्शंस आ जाते हैं तो हमें पहले उसके फ्रैक्शंस खत्म करने पड़ेंगे। तो क्या है बेटा, तो हम क्या कहेंगे जी, हम बोलेंगे जी नेक्स्ट पॉइंट है, बोथ टर्म्स ऑफ द रेशो, अगर मैं स्टैंडर्ड रेशो की बात कर रहा हूं, शुड बी लोवेस्ट, और अगर दो से ज्यादा का है तो बोथ की जगह पे मैं ऑल वर्ड यूज कर लूंगा। ऑल टर्म्स शुड बी लोवेस्ट एंड मोस्ट सिंप्लीफाइड, मोस्ट सिंप्लीफाइड टर्म्स। अब देखो जी, इनको क्लैरिफाई करने के लिए हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा रेशो इज ए प्योर नंबर दैट इज यूनिट फ्री, फिर मैंने कहा ए इज टू बी बोथ टर्म्स, और अगर दो से ज्यादा टर्म है तो मैंने बोला कि हम ऑल वर्ड यूज कर लेंगे। अब देखो इसमें अगर हम लेते हैं, आगे बढ़ते हैं जी, जैसे बेटा मैंने कहा कि मेरे पास एग्जाम्पल है 24:30। अब देखो रेशो तो है 24:30, बट आगे ये कैंसिल हो सकते हैं। किससे कैंसिल हो रहे हैं? 6 से कैंसिल हो रहे हैं। देखो 6 4 जा 24, 6 5 जा, अब आगे कैंसिल नहीं हो पाएंगे। तो ये मेरा स्टैंडर्ड रेशो है, लोवेस्ट हो गया जी। रेशो की दोनों टर्म या जितनी भी टर्म है, दे शुड बी लोवेस्ट, आगे और किसी से कैंसिल ना हो, ठीक है। अब देखो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने बोला था कि दो से ज्यादा टर्म भी हो सकती है, तो मैंने कहा चलो ये ए इज टू बी इज टू सी है, ए इज टू बी इज टू सी है, और मैंने कहा यहां पे 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4 है, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या आ गई कि बेटा इसमें ना फ्रैक्शंस आ गए हैं,
तो आपको इसके फ्रैक्शंस खत्म करने पड़ेंगे। अब इसके फ्रैक्शंस खत्म करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो होता है क्या कि जो डिनोमिनेटर है, आप डिनोमिनेटर के एलसीएम ले लो। तो मैंने क्या किया, एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से कट जाए, जो इन तीनों से कट जाए। तो आपको मालूम है वो 12 है। वो क्या है, 12। अब आप क्या करोगे बेटा, इसमें इस 12 से सब में मल्टीप्लाई कर दोगे। 1/2 इंटू 12 रेशो 1/3 इंटू 12 रेशो 1/4 इंटू 12। तो अगर आप ये कर रहे हो तो देखो यहां पे 6 आ रहा है, यहां पे 4 आ रहा है और यहां पे 3 आ रहा है। तो देखो अब आपका ये रेशो बन गया जी 6:4:3। ठीक है। अब इसमें भी बेटा कई बच्चों को, हालांकि एलसीएम बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट इसमें भी कई बच्चों को दिक्कत आ जाती है। वो कहते हैं सर एलसीएम में दिक्कत आ रही है, तो मैं एक दूसरा मेथड भी बता रहा हूं। आप ऐसे भी कर सकते हो। आपने यहां पे तो क्या देखा, मैंने एलसीएम लिया डिनोमिनेटर का और एलसीएम से सबको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि मेरे पास रेशो था ये ए रेशो बी रेशो सी, ये था जी ए रेशो बी रेशो सी। मेरे पास था 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4। आप एक काम कर सकते हो कि इनकी एलसीएम ना लो, प्रोडक्ट ले लो। तो मैंने प्रोडक्ट ली डिनोमिनेटर की, तो जब मैंने प्रोडक्ट ली डिनोमिनेटर की तो मेरे पास आ रही है 24। अब इस 24 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 इंटू 24 रेशो 1/3 इंटू 24 रेशो 1/4 इंटू 24। यहां पे देख रहे हैं तो बेटा ये 12 आ रहा है, ये 8 आ रहा है और ये 6 आ रहा है। लेकिन देखो अभी क्योंकि ये लोवेस्ट नहीं है तो अभी आपको एक स्टेप और बनाना पड़ेगा। तो जब आप एक स्टेप और बनाओगे तो 2 से कट रहे हैं 6, 4 और 3। आपने ये देखे रेशो 6:4:3 रेशो है बेटा, ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। 6:4:3। तो देखो अगर मैं एलसीएम से करता हूं तो एक स्टेप में हो जाता है, प्रोडक्ट से करता हूं तो 2 स्टेप हो जाएंगे। और कई बार बेटा ऐसा भी होगा कि एलसीएम और प्रोडक्ट दोनों सेम होगी, तो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। तो अभी तक आपने सीखे 2 पॉइंट, ठीक है जी। इनफैक्ट 3 सीख लिए। पहला तो बताया था कि रेशो डिफाइंड होने के लिए दोनों का लाइक होना जरूरी है। फिर आपने दूसरा पॉइंट सीखा कि लोवेस्ट होनी चाहिए। फिर उसी में आपने सीखा क्या कि जी वो सिंप्लीफाइड भी होनी चाहिए। तो मैंने आपको, और एक आपने सीखा कि जी यूनिट फ्री होनी चाहिए। रेशो क्या होता है, रेशो यूनिट फ्री होता है। तो ये बातें आप सीख चुके हो। अब इसके बाद में अगर हम और थोड़ा सा आगे बढ़े, और अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े इसमें, तो आप देखोगे बेटा देखिए हाँ जी। अब हम बात करते हैं जी तीसरे पॉइंट की। हमारे पास थर्ड पॉइंट है बेटा। थर्ड पॉइंट क्या है जी, समझो बेटा ना, आपको कई बार क्वेश्चन इस तरीके से दिया होगा। देखो किस तरह से दिया होगा, आपको कहेंगे इफ 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। आपको कहेंगे देन फाइंड, आपको कहा a रेशो b रेशो c, आपको ये निकालने के लिए कहा है। अब देखो बेटा इसका पहले मैं ले रहा हूं मेथड 1। देखो जी मेथड 1 क्या है, मेथड 1 में कहते हैं जी कि जब तीनों बराबर है तो किसी ना किसी के बराबर होंगे। तो चलो हम मान लेते हैं कि लेट ये k के बराबर है। किसके बराबर है जी, ये k के बराबर है।
अब फिर हम इन तीनों को इक्वेट करेंगे। तो एक बार मैं कहूंगा 2a इक्वल टू के, 3b इक्वल टू के, और फिर यहां से मैं कहूंगा 4c इक्वल टू के। अब बेटा मैंने यहां से a की वैल्यू निकाली तो k बाई 2 आ गई, मैंने b की वैल्यू निकाली तो k बाई 3 आ गई, मैंने c की वैल्यू निकाली तो k बाई 4 आ गई। इसको हम बोलते के मेथड। तीनों इक्वल थे तो बेटा किसी ना किसी के तो इक्वल होंगे, मैंने तीनों मान लिया कि वो के बराबर है। अब यहां के बाद आपने क्या करना है जी, यहां के बाद देखोगे आपको तो ए बी सी का रेशो निकालना है। आप देख ही रहे हो, हमें रेशो निकालना है बेटा किसका, ए बी सी का। अब अगर हमें रेशो निकालना है ए बी सी का तो हम क्या करेंगे, ए रेशो बी रेशो सी। तो मैंने वैल्यू डाली के बाई 2 रेशो के बाई 3 रेशो के बाई 4। अब आप यहां पे क्या देख रहे हो बेटा, यहां पे देख रहे हो कि के तो तीनों में है, तो के को तो हटा दो, के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैंने के को हटाया तो ये मेरा आ गया 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। और अभी तो हमने एग्जांपल किया था कि 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे, 2, 3, 4 का एलसीएम आएगा 12, उस 12 से तीनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। तो ये आपके पास आया जी। अगर आपको 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c कुछ इस तरह से दिया है तो ये मेथड आपका हुआ कौन सा, के मेथड। कौन सा मेथड, के मेथड। अब देखो जी, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसी का एक दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका ये है जी कि आप के यूज ना करो, जरूरी नहीं है कि हम के यूज करें। सेकंड मेथड क्या है जी, मेथड नंबर 2। आपको ये दिया हुआ था 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। आप क्या करोगे, आप सिंपल एक काम करोगे, a रेशो b रेशो c। ये लिखने के बाद आप देखोगे कि यहां पे a के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है आप उसका रेसिप्रोकल कर दोगे। 1/2, यहां पे 3 था तो 1/3, यहां पे 4 था तो 1/4। मैंने कहा रेसिप्रोकल करना है, क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। अब कोई दिक्कत नहीं है जी, एलसीएम हुआ जी 12 तो ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। तो आपके पास आंसर आया जी 6, 4, 3। ठीक है। एक हमारे पास मेथड थर्ड है, ये हमारा है जी गो बाय चॉइस ऑप्शन से। हम इसको टोपी घुमाओ मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टोपी घुमाओ मेथड। अब देखिए जी, अगर हम टोपी घुमाओ मेथड की बात करेंगे तो देखो किस तरीके से करना है, समझोगे। देखो क्वेश्चन तो आपका क्या था, क्वेश्चन आपका था 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। a रेशो b रेशो c हमें निकालना था, तो मैंने कहा ऑप्शन है जी 3 रेशो 4 रेशो 6। दूसरी ऑप्शन है जी 6 रेशो 4 रेशो 3। तीसरी ऑप्शन है जी 6 रेशो 3 रेशो 4। और लास्ट ऑप्शन है जी 3 रेशो 6 रेशो 4। ठीक है। अब टोपी घुमाओ मेथड क्या कहता है, टोपी घुमाओ मेथड कहता है आपको ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसके पहले ऑप्शन में जो पहला नंबर है 2 से मल्टीप्लाई करूं, दूसरे में 3 से करूं और तीसरे में 4 से करूं, तीसरे में 4 से करूं और वो तीनों नंबर बराबर आ जाए। तो देखो आपका बी ऑप्शन में हो रहा है सीधा सीधा। कैसे, आप 2 को 6 में कर रहे हो, देखो 2 इंटू 6 बार आ रहा है। आप 3 को 4 में कर रहे हो, 3 इंटू 4 भी बार आ रहा है। आप 4 को 3 में कर रहे हो, 4 इंटू 3 भी बार आ रहा है। तो इसलिए आपका आंसर बी बन गया। बट देखो अगर आप यहां करते, 2 को 3 में कर रहा हूं तो 6 आ रहा है, 3 को 4 में कर रहा हूं तो 12 आ रहा है और 4 को 6 में कर रहा हूं तो 24 आ रहा है। तो तीनों अलग अलग है ना, इसलिए ए आंसर नहीं होगा। आई कुछ बात समझ में, अरे बोलो ना हाँ, भगवान तुम्हारा
भला करे, है ना। ये मेरे डायलॉग्स होते हैं फेस टू फेस में, तो वो मजा आपको भी आना चाहिए। अब देखो, सुनो जी, अभी हमने एक छोटा सा पॉइंट लिया जी, हमारी प्रॉपर्टी नंबर चल रही थी थर्ड। मैंने कहा जी हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब रेसिप्रोकल कर देते हैं, देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैं और ले रहा हूं आपको हल्का सा और क्लैरिफाई करने के लिए कि आपको इसका मतलब एग्जैक्टली समझ आ जाए। मैंने कहा जी सपोज मुझे 2/3 ओ पे, मुझे 4/5 ऑफ बी और मुझे 3/2 ऑफ सी दिया है, और मुझे कहा ए इज टू बी इज टू सी फाइंड करो। तो देखो बेटा, जब आप करोगे अब ए रेशो बी रेशो सी, तो देखो ए के साथ 2/3 है, तो मैंने कहा इसका रेसिप्रोकल करना है तो 3/2 करो। बी के साथ 4/5 है तो इसका रेसिप्रोकल करो। सी के साथ 3/2 है तो इसका रेसिप्रोकल करो, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3। अब आपको फिर से 2 का 4 का 3 का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम अभी भी क्या हो जाएगा, बाई चांस फिर से वही नंबर आ गए, 2, 3 एंड 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। अब अगर इसका एलसीएम 12 हो गया तो अब आपने क्या करना है जी, सबको मल्टीप्लाई करना है 12 से, सबको मल्टीप्लाई करना है 12 से। अब देखो जी, जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो आप यहां पे जब रेशो निकालोगे ए रेशो बी रेशो सी, तो मेरे पास हुआ जी 3/2 इंटू 12, फिर मेरे पास हुआ जी 5/4 इंटू 12, फिर मेरे पास हुआ जी 2/3 इंटू 12। अब देखो जी ये क्या हुआ, ये 18 हो गया, ये 15 हो गया और ये 8 हो गया। अब आगे तो ये कैंसिल हो नहीं सकता है, आगे ये कैंसिल हो नहीं सकता है, तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे। बात आई कुछ समझ में, आई कुछ बात समझ में? चलो जी, वेरी गुड। अब देखो हमने पॉइंट कर लिए बेटा रेशो के अभी 3। अभी मैं लेता हूं बेटा पॉइंट नंबर 4, उसी से मिलता जुलता है लगभग। हमें कुछ इस तरह से कहेंगे, इफ a/2 b/3 इक्वल टू c/4 देन फाइंड a रेशो b रेशो c। अब देखो बेटा, इसका पहला मेथड क्या है, इसका मेथड 1, मेथड 1 है बेटा मेरे पास कि मैं इसको k के बराबर मान लूंगा। तो बेटा यहां से मेरी a की वैल्यू 2k हो जाएगी जब मैं कंपेयर करूंगा, b की 3k हो जाएगी और c की 4k हो जाएगी। a/2 को k के इक्वेट, b/3 को k के इक्वेट, c/4 को k के इक्वेट। अब यहां के बाद जी, यहां के बाद अगर हम देखेंगे तो यहां के बाद आपने सिर्फ क्या करना है, इनकी वैल्यू डालोगे। तो देखो आपसे पूछा है बेटा क्या, आपसे पूछा है a रेशो b रेशो c, तो यानी कि 2k इज टू 3k इज टू 4k। तो बेटा k तो कॉमन है, कट जाएगा, तो 2:3 रेशो 4, 2:3 रेशो 4। आपने देखा ये हमारा आंसर आ गया। एक बेटा हमारा इसी में मेथड 2 होगा, तो आप देखोगे जी मेथड 2 क्या है। मेथड 2 आपका वही है जी, मेथड 2 बेटा आपको दिया हुआ था a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4। तो इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है, इसका मतलब है कि a में 1/2 इंटू हो रहा है, b में 1/3 इंटू हो रहा है और c में 1/4 इंटू हो रहा है। बेटा 2 से डिवाइड करो या 1/2 से इंटू करो, बात तो सेम ही है। अब देखो जी आपसे तो पूछा है a इज टू b इज टू c, तो मैंने क्या बोला था कि जो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं हम सिर्फ उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो बेटा 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/3 का रेसिप्रोकल 3, 1/4 का रेसिप्रोकल 4, आपका आंसर आ गया। अच्छा एक बात और, इसी क्वेश्चन में हमारे से ये घुमा के एक बात और पूछ सकते हैं।
कैसे पूछ सकते हैं जरा समझोगे, ठीक है। हमें कई बार ना ये ऐसे भी कह देते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह का होगा, आपको कहेंगे इफ a बाई 2 इक्वल टू b बाई 3 इक्वल टू c बाई 4, आपको कहेंगे देन आप फाइंड करो 2a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 3c। ऐसे कुछ भी कह सकते हैं, माइनस भी कह सकते हैं। तो आपने ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सिंपल क्या करोगे, ए की जगह पे ये डाल दोगे, बी की जगह पे ये डाल दोगे, सी की जगह पे ये डाल दोगे। क्यों? अगर मैं के की टर्म में भी लिखूं इक्वल में, तो के सब में आएगा, के इनमें सब में होगा और के नीचे भी होगा, तो फिर के तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो के चक्कर में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंपली क्या करोगे, ए की जगह पे 2 लिख दोगे, बी की जगह पे 3 लिख दोगे और सी की जगह पे 4 लिख दोगे, और नीचे यहां पे 3 इंटू 4 करोगे, तो देखो 4 और 3 7 और 4 11 और 12। तो बस जी आंसर आ गया 11:12। क्या आंसर आ गया जी? आपका आंसर आया 11:12। ओके जी, बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो हमारे पॉइंट कितने हो गए बेटा? पॉइंट हमारे हो गए हैं 4। पॉइंट कितने हो गए हैं? पॉइंट हो गए हैं हमारे 4। अभी जरा पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 5 देखो जी, हमारा पॉइंट नंबर 5 क्या है बेटा? कई बार ना आपको इस तरह से देंगे a रेशो b रेशो c। मुझे कहा बेटा ये 2:3:4 है, ये दे दिया, और ये देने के बाद मुझे कहा कि आप फाइंड करो a रेशो b क्या होगा, b रेशो c क्या होगा और c रेशो a क्या होगा। बेटा इससे आसान नहीं हो सकता, आपको वही ऑर्डर लिख देना है, वही ऑर्डर लिख देना है। तो जब आप a:b लिखोगे तो 2:3, जब आप b:c लिखोगे तो 3:4, उसी ऑर्डर में। a:b का मतलब पहले दो का, b:c का मतलब अगले दो का, और c:a का मतलब 4:2। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो 2:1। क्योंकि क्यों कर सकते हैं सिंप्लीफाई? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि रेशो जो होती है वो मिनिमम टर्म होती है, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें रेशो दिया हुआ है 3 या 3 से ज्यादा टर्म का, और आपको अलग अलग करके पूछा है, तो ए और बी का पूछा तो पहले दो का, बी और सी का पूछा तो अगले दो का, सी और ए का पूछा तो सी का पहले लिख देंगे, ए का बाद में लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखो इसी के ऊपर मैं एक एग्जाम्पल भी लूंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, एक एग्जाम्पल और लेता हूं। एक एग्जाम्पल और लेता हूं, देखो मुझे कहा बेटा इफ ए रेशो बी रेशो सी, मुझे दिया हुआ है कि ये है 2:3:4। अब मुझे कहा फाइंड करो ए बाई बी रेशो बी बाई सी रेशो सी बाई ए, मुझे ये फाइंड करने के लिए बोला है। तो देखो सिंपली आप जब इसको सोल्व करने बैठोगे तो आप देख रहे हो कि a बाई बी का मतलब a:b, तो बेटा वो तो 2/3 है। फिर b:c का मतलब 3/4, फिर c:a का मतलब 4/2। अब ये तो फ्रैक्शंस आ गए, तो फ्रैक्शंस आ गए तो इनको खत्म करने का तरीका मैंने क्या बताया कि आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे। अब 3 4 2, इसका एलसीएम आएगा 12, तो आप 12 से सबको मल्टीप्लाई कर दोगे। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए बाय चांस सब जगह पे एलसीएम 12 ही आ रहा है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 12 ही आए हर बार, ये तो बाय चांस ऐसा हो रहा है। तो मैंने बताया था ना डिनोमिनेटर खत्म करने का तरीका, या तो आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हो या फिर आप डिनोमिनेटर की प्रोडक्ट से करते हो। अब अगर आप इससे करोगे जी 2/3 × 12, 3/4 × 12, 4/2 × 12, आप इसको देखते हो तो आपके पास आ गया जी 8 9, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, और 24।
बेटा ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी। तो हमने अभी तक पॉइंट पढ़ लिए बेटा 5। अब देखो जी, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि जी, क्या बोलता हूं कि हर एक टॉपिक की ना एक आत्मा होती है। टॉपिक की एक आत्मा होती है। टॉपिक की आत्मा का मतलब है कि वो टॉपिक ऐसा होता है जो उस चैप्टर में ना कहीं भी आके अप्लाई हो जाता है, यानी कि वो टॉपिक आपको पक्का आना चाहिए, है ना। तो क्या है जी, टॉपिक की आत्मा पढ़ते हैं जरा। रूल नंबर या पॉइंट नंबर बोलूं तो मेरे पास पॉइंट नंबर 6। देखो जी, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 6 मेरे पास क्या है बेटा, पॉइंट नंबर 6। बेटा देखो, कई बार ना आपको इस तरह से दिया होगा, ए रेशो बी, बी रेशो सी, सी रेशो डी, ऐसे दिया होगा। ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। अब इसमें एक खास बात आपको नजर आ रही होगी जी। खास बात क्या नजर आ रही है कि देखो ये ना चेन बन रही है, ये चेन बन रही है जी। क्या चेन है बेटा, जो पहले का कॉन्सिक्वेंट है वो नेक्स्ट का एंटीसीडेंट है, जो दूसरे का कॉन्सिक्वेंट है वो नेक्स्ट का एंटीसीडेंट है। इसमें ये लेफ्ट साइड पे जो मैंने वेरिएबल लिखे हैं उनमें ये चेन का होना जरूरी है, चेन का होना जरूरी है। ठीक है। अब देखो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैंने कहा जी A:B मुझे दिया हुआ है 2:3, B:C मुझे दिया हुआ है 4:5 और C:D मुझे दिया हुआ है जी 6:7, 6:7। अब मुझे ये बोलेंगे कि आप इन चारों को क्लब कर दो। इन चारों को क्लब कर दो, A:B, B:C, C:D, है ना। ये मुझे निकालना है, A:B, C:D। तो देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, पहले मैं वो समझाऊंगा आपको। ठीक है। तो पहले, सबसे पहले आप क्या देखोगे, सबसे पहले आपने एक चीज आइडेंटिफाई करनी है। क्या आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले आप देखोगे कि जी रेशो कितने दिए हैं। तो देखो रेशो मुझे 3 दिए हुए हैं अलग अलग, ये पहला रेशो, ये दूसरा रेशो, ये तीसरा रेशो। तो मैं पहले क्या करूंगा, कुछ इस तरह से लिख लेता हूं। मैंने यहां पे लिखा N1:D1, यहां पे लिखा N2:D2, यहां पे लिखा N3:D3। अब बेटा N1 लिखने का मतलब है कि वो पहले का न्यूमरेटर है, D1 का मतलब है वो पहले का डिनोमिनेटर है, N2 लिखने का मतलब है दूसरे का न्यूमरेटर है और D2 का मतलब है दूसरे का डिनोमिनेटर है। एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट के बजाय मैं भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ही कह रहा हूं, क्योंकि आप उसमें थोड़े ज्यादा कंफर्टेबल होंगे जहां तक मुझे लगता है। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका, बेटा मैंने N1:D1, N2:D2, N3:D3 लिया है। अब देखो मैं इसमें आपको एक नॉर्मल सा तरीका बताऊंगा, इसको कोई भी बच्चा कर सकता है बड़े आराम से, और कितनी भी ज्यादा क्लबिंग आ जाए उसको आप क्लब भी कर सकते हो। देखो तरीका क्या है, आप एक बार समझोगे। बेटा सबसे पहले आपने करना क्या है, मैं पहले तीनों रेशो दोबारा से लिख लेता हूं। A:B मुझे 2:3 दिया था, ठीक है जी। B:C मुझे 4:5 दिया था, और C:D मुझे 6:7 दिया था। और मैंने कहा था बेटा इनको मैंने कैसे लिखा था, इनको मैंने ऐसे लिख लिया था, N1:D1, N2:D2, N3:D3। अब देखो एक ट्रिक है, एक ट्रिक क्या है जी, समझोगे। बेटा सबसे पहले चारों को क्लब करना है, तो ये तो लिख ही लो, A B C D निकालना है। अब इसमें देखना मैं क्या बता रहा हूं, बेटा हमेशा स्टार्टिंग न्यूमरेटर से करेंगे, मतलब पहले तुम तीनों के न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दो, बहुत ध्यान से समझना है। N1 इंटू N2 वैसे आसान है रेशो। अब क्या करना है
कि सिर्फ इस न्यूमरेटर को हटा के पहले वाले को एक डिनोमिनेटर ले आओ, फिर नेक्स्ट में क्या करना है, ये मैं यहीं पे कंटिन्यूएशन में लिखता जाता हूं। अब दो डिनोमिनेटर करने हैं, देख लो दोबारा से, मैंने आपको बोला कि हम न्यूमरेटर से शुरुआत करेंगे, फिर मैंने कहा पहले का डिनोमिनेटर लिया है, बाकी दो के न्यूमरेटर ही रखे, फिर मैंने कहा एक डिनोमिनेटर और बढ़ा दिया। और आई थिंक अब आप समझ ही चुके होंगे कि हमें करना क्या है यहां के आगे। यहां के आगे अब आप समझ चुके होंगे कि सर जी हमने ज्यादा कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ एक काम करना है कि हम अब तीनों के डिनोमिनेटर लिख देंगे। तो d1 इंटू d2 इंटू d3, d1 इंटू d2 इंटू d3। अब जरा वैल्यू डालो बेटा। अगर मैं वैल्यू डालना स्टार्ट करता हूं तो पहले का न्यूमरेटर 2 है, दूसरे का न्यूमरेटर 4 है, तीसरे का न्यूमरेटर 6 है। फिर यहां के आगे डालता हूं तो पहले का डिनोमिनेटर 3 है, न्यूमरेटर दूसरे का 4 है और न्यूमरेटर तीसरे का 6 है। फिर आगे लिखना शुरू करता हूं तो पहले दो के डिनोमिनेटर लेने हैं, तो 3 इंटू 5 और इसका न्यूमरेटर ही रखना है तो 6 है। और अब यहां से आगे तीनों के डिनोमिनेटर लिखने हैं, तो तीनों के डिनोमिनेटर लिखने हैं तो 3 इंटू 5 इंटू 7। अब यहां के बाद पहले तो देख लो कि कुछ कॉमन नंबर है क्या जो सब में है, कॉमन नंबर है क्या जो सब में है जो कैंसिल हो सकता है। तो देखो अगर मैं देखूं, अगर थोड़ा सा ध्यान लगा के देखे तो शायद देखो यहां 6 है, यहां 3 है, यहां भी 3 है और 3 यहां भी है। तो आप मल्टीप्लाई करने से पहले 3 सब में कॉमन आ रहा है एक तरह से। आप चाहो तो इसको 3 से, आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, आप इसको 3 से कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो 3 से कैंसिल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, और या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर कैंसिल कर लो, लेकिन पहले कैंसिल करना ज्यादा बेटर है। आप दोबारा देख लो, यहां पे 6 है, 6 वहां पे भी है, लेकिन मैं कॉमन ढूंढ रहा हूं। यहां 3 है तो ये 6 तो 3 से कट ही जाएगा ना, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, तो बेटर है पहले से ही काट लो, और नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करने के बाद काटना पड़ेगा। अब देखो जी, अगर हम इसको कैंसिल करते हैं, अगर इसको कैंसिल करते हैं तो देखिए 3 से कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये 16 हो गया। यहां पे 3 पूरा पूरा चला जाएगा तो 24 हो गया, यहां पे 3 पूरा पूरा चला जाएगा तो 30 हो गया, यहां पे 3 पूरा पूरा चला जाएगा तो 35 हो गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया बेटा, 16, 24, 30, 35, 16, 24, 30, 35, ये आंसर बना। ठीक है, अब बच्चे कह रहे सर कोई और मेथड भी है क्या, तो मैंने कहा हाँ जरूर है। आप गो बॉय चॉइस तो हमेशा ही कर सकते हो, ऑप्शन से तो कर ही सकते हो, बट आपको ये मेथड जरूर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए जी ये मेथड, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज हमारे पास क्या है, क्यों ये आपको इस तरह से करना आना चाहिए। ठीक है, देखो मैं इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से करता हूं, इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से करता हूं। देखो क्वेश्चन क्या था बेटा, मैं उसी क्वेश्चन को करता हूं। ए और बी का रेशो दिया हुआ था, 2:3 था। बी और सी का रेशो दिया हुआ था, 4:5 था। सी और डी का भी रेशो दिया हुआ था, ये रेशो मेरे पास था 6:7। और मुझे कहा था कि ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ये तुम्हें बताना है, ये मुझे बताना था। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है बेटा,
मैं ऑप्शंस लिख लेता हूं। मुझे ए ऑप्शन दी है 16 इज टू 22 इज टू 30 इज टू 35। मुझे बी ऑप्शन दी हुई है 16 इज टू 24 इज टू 15 इज टू 35। मुझे एक सी ऑप्शन दी हुई है 16 इज टू 24 इज टू 30 इज टू 35। और मुझे एक डी ऑप्शन दी हुई है 18 इज टू 24 इज टू 30 और इज टू 35। ये ऑप्शन है बेटा मेरे पास। अब देखो बेटा, सबसे पहली बात, अगर मैं ऑप्शन से करने की कोशिश करूंगा तो मुझे पहले क्या देखना है बेटा। आप सबसे पहले देखोगे कि अगर यहां ए और बी का रेशो 2:3 है तो बेटा आंसर में भी फाइनल 2:3 आना चाहिए। क्लब ही तो किए, चेंज थोड़ा हो जाएंगे। तो अगर मैं पहली ऑप्शन में देखता हूं पहले दो का रेशो, तो वो 2:3 तो नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है। यहां पे देख रहा हूं तो 2:3 बन रहा है, क्यों? 8 से कट रहा है, 8 दूनी 16, 8 3 24। लेकिन यहां भी देखूं तो यहां भी 2:3 बन रहा है, यहां नहीं बन रहा 2:3। तो मतलब ए और डी तो आंसर कंफर्म हो गया नहीं है। अब अगर ए की जगह पे 2:3 होता तब तो मुझे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब समस्या आ रही है कि मेरा दो जगह पे 2:3 है, तो मुझे फिर बी और सी का भी चेक करना पड़ेगा। अब देख लो कि बी और सी का 4:5 कहां है, तो ऑब्वियसली बी और सी का 4:5 यहां बनेगा। क्यों? 6 से कट रहा है बेटा, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। ये तो नहीं बन रहा 2:3, ये तो नहीं बन रहा 4:5, सॉरी, इसका 4:5 नहीं बन रहा, तो ये भी कट गया। तो आपका आंसर कौन सा आ गया? सी आंसर आ गया। तो ये है जी आपका टॉपिक घुमाऊ मेथड। मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने कहा कि बेटा अगर स्टार्टिंग में आपका रेशो 2:3 है तो फाइनल आंसर में भी तो 2:3 होगा। तो मैंने पहले देखा 2:3 का रेशो कहां है, तो जहां जहां 2:3 नहीं है वो तो शुरू में ही काट दिए। तो ए में 2:3 नहीं बन रहा था, डी में 2:3 नहीं बन रहा था, ये दो काट दिए। अब इसके बाद में 16 24 16 24 ये दोनों सेम हो गए, और आंसर भी, रेशो भी 2:3 है, यानी कि इनमें से कोई एक है। अब इनमें से कोई एक है तो फिर मजबूरी मेरी ये पड़ी कि दो जगह पे कॉमन हो गए, तो मुझे B/C भी चेक करना पड़ा। तो फिर मैंने देखा B/C का 4:5 कहां है, तो यहां बन रहा है बेटा 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। इसलिए मैंने इसको भी काट दिया और आंसर सी कर दिया। आप कहोगे वाह सर, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, है ना? तो जी आई कुछ बात समझ में? हाँ जी बोलो ना, हाँ। चलो जी, भगवान तुम्हारा भला करे। चलो जी, अब बेटा पॉइंट हमारे कितने हो गए थे? 6 नंबर पॉइंट चल रहा था। बट मैं अभी ये कह रहा था कि आपको ये न्यूमरेटर वाला मेथड जरूर आना चाहिए, क्योंकि बच्चे कहेंगे सर ये गो बाई चॉइस वाला ज्यादा आसान है। लेकिन ये गो बाई चॉइस हमेशा काम नहीं करेगा बेटा। गो बाई चॉइस जो मेथड है ये हमेशा काम नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा हमेशा? देखो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन लिखोगे क्या है जी। आपको क्वेश्चन में कहा गया है डिवाइड रुपीज 1300, डिवाइड रुपीज 1300 बिटवीन पी क्यू आर एंड एस। आपको पी क्यू आर एस के बीच में बांटना है, सच दैट आपको कहे पी का शेयर अपॉन में क्यू का शेयर। यहां पे आपको कहा है जी क्यू का शेयर अपॉन में आर का शेयर। यहां पे आपको कहा है जी आर का शेयर अपॉन में एस का शेयर। सबका 2/3 दे दिया है, सभी का 2/3 है। अब आपको कहा जी फाइंड शेयर ऑफ पी। आपको कह रहे हैं
पी का बताना है। अब जरूरी नहीं पी का पूछे, आपसे किसी का भी पूछ सकते हैं, क्यू का भी पूछ सकते हैं, आर का भी पूछ सकते हैं, एस का भी पूछ सकते हैं। अब पहले तो आप देख लो कि इसका मतलब एक्चुअल में क्या है। इसका मतलब है जी पी इज टू क्यू, क्यू इज टू आर, आर इज टू एस। सभी का रेशो जो हमारे पास है वो कितना है, सभी का रेशो 2:3 है जी हमारे पास, सभी का रेशो 2:3 है। चलो जी इसको करते हैं। अब अगर आप देखो तो देखो गिवन क्या है बेटा, सॉल्यूशन करते हैं तो P रेशो Q 2:3 है, Q रेशो R भी 2:3 है, R रेशो S भी 2:3 है। अब बांटना चारों में है, तो बेटा जब तक चारों का रेशो इकट्ठा नहीं होगा कैसे बांट पाओगे भाई। इसके बेस पे मैं सिर्फ P और Q में बांट पाऊंगा, इसके बेस पे मैं सिर्फ Q और R में बांट पाऊंगा, इसके बेस पे मैं सिर्फ R और S में बांट पाऊंगा, लेकिन मुझे तो चारों को बांटना है। तो इसमें तो गो बाई चॉइस मेथड काम ही नहीं करेगा ना बेटा। रेशो पूछते तो गो बाई चॉइस हो जाता है ना, लेकिन रेशो नहीं पूछा, तो इसलिए जो मैंने मेथड बताया था क्या कि N1 रेशो D1, N2 रेशो D2, N3 रेशो D3, ये निकालेंगे हम। अब क्या बताया था जी, P रेशो Q रेशो R रेशो S, और साथ में देखो मैंने तुम्हें एक और बात बताई थी, क्या बताई थी कि ये चेन बननी चाहिए, तो देखो बन रही है ना चेन। तो क्या तरीका बताया था, पहले तीनों के न्यूमरेटर, चलो यहां से शुरुआत कर लेते हैं, पहले तीनों के न्यूमरेटर, फिर जी मैंने कहा था एक न्यूमरेटर हटा के डिनोमिनेटर डाल देंगे, फिर मैंने कहा था जी एक और डिनोमिनेटर डाल देंगे, और लास्ट में फिर मैंने कहा था जी तीनों के डिनोमिनेटर ले लेंगे। आई थिंक याद होगा, थोड़ी देर पहले की ही बात है। यानी कि हमने क्या ध्यान रखना है कि शुरुआत हमेशा न्यूमरेटर न्यूमरेटर पे होगी और खत्म हमेशा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर पे होगा। शुरुआत हमेशा न्यूमरेटर 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 पे होगी और खत्म हमेशा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर पे होगा, और एक एक स्टेप पे एक एक न्यूमरेटर हटा के एक एक डिनोमिनेटर बढ़ाते जाना है। चलो जी, आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8, चलो लिख देता हूं जी 8। आप 2 इंटू 2 इंटू 2 भी कर सकते थे, 2 इंटू 2 भी लिख दो, लेकिन इसका डिनोमिनेटर लिया 3, इन दोनों के डिनोमिनेटर न्यूमरेटर लेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12, फिर दो डिनोमिनेटर लेंगे तो 3 तिया 9 दूनी 18, फिर तीनों के न्यूमरेटर लेंगे तो 27। अब देखो आगे ये कैंसिल तो किसी से होगा नहीं, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। और बांटते कैसे थे बेटा, पार्टनरशिप में आपने बहुत बार क्वेश्चन किए होंगे कि जब भी रेशो आता है तो हमने क्या करना होता है कि पहले उनका सम करते हैं। तो देखो जी बांटने के लिए हम क्या करेंगे, बांटने के लिए हम ये करेंगे कि पहले इनका सम करेंगे। तो अगर मैंने इनका सम किया तो 12 8 20 65 आ जाएगा। और इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है कि अगर मुझे 65 बांटने हैं तो P को 8 रुपए मिलेंगे, Q को 12 मिलेंगे, R को 18 मिलेंगे और C को 27 मिलेंगे। बट आपको क्या करना है, आपको तो सिर्फ P का हिस्सा बताना है, तो आप कैसे करोगे, देखो जी P का बताना है तो 8/65 इंटू 1300। Q का पूछ लेते तो आप समझदार हो, ऐसे ही R का पूछ लेते तो। अब देखो बेटा मेरे को कोई एस से दुश्मनी थोड़ा है कि मैं एस का नहीं लिखूंगा, एस का भी लिख दूंगा। और देखो जी कैलकुलेट करना तुम्हें आता है, भैया मैं आंसर सिर्फ इसका निकाल रहा हूं, ये 160 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्यू का भी वही कर सकते हो, ऐसे ही आर का कर सकते हो, ऐसे ही एस का कर सकते हो। तो देखो जी मैंने बताया था ना कि आपको न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर वाला मेथड आप इस तरीके से निकाल सकते हो। आई कुछ बात समझ में, बोलो ना हाँ, भगवान तुम्हारा भला करे। चलो जी अब हम यहां से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हमने पॉइंट ले लिए बेटा 6,
ठीक है। अब देखो 6 में ही ना एक एडिशनल पॉइंट मेरा हो सकता है। क्या हो सकता है इसी में एडिशनल पॉइंट, जरा देखो। जैसे मैंने अभी जो पीछे क्वेश्चन लिया था, चलो मैं पॉइंट नंबर 7 कर देता हूं, कोई बात नहीं, पॉइंट नंबर 7 लिख देता हूं। कई बार ना आपको इस तरह से देंगे, जैसे a इज टू बी दिया है, b इज टू सी दिया है, c इज टू डी दिया है, ये सारा दिया हुआ है ना। अब a इज टू बी में आपको कुछ भी कह सकते हैं, चलो मैं वही क्वेश्चन लिख देता हूं जो भी हमने लिखा था। a इज टू बी में क्या था, a इज टू बी में मेरे पास 2:3 था, b इज टू सी में मेरे पास 4:5 था, और c इज टू डी में मेरे पास 6:7 था। आपको ये कह सकते हैं कि आप फाइंड करो a और d का रेशो। तो देखो बेटा, आप देख रहे हो कि चेन तो अभी भी वही है। कैसी चेन है, देखो ये। तो एक तो तरीका ये है कि आप वही न्यूमरेटर 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 का मेथड करके सबको निकाल लो और फिर आंसर निकल जाएगा। अभी निकाला था ना, कैसे, मैं वही क्वेश्चन इसलिए जानबूझ के लिखा था। देखो इसका आंसर मेरा आया था 16:24:30:35। अब जब ये बन गया तो तुम किसी का भी निकाल सकते हो। तो ए और डी का पूछ रहा है तो तुम कहोगे 16:35। बी और सी का पूछते, वो तो दिया ही हुआ था, है ना। ए और सी का पूछते तो 16:30। ये निकालने के बाद किसी का भी निकल सकता है। बट बेटा अगर क्वेश्चन A/D आया तो फिर आपको ये मेथड करने की जरूरत नहीं है। ये मेथड तो ऐसा हो गया कि किसी को जो है ना बेटा दिल्ली से कोलकाता जाना है, अब वो कहता है मैं पहले दिल्ली से मुंबई जाऊंगा, और मुंबई रुकेगा नहीं, कनेक्टेड फ्लाइट लेके कोलकाता जाएगा। तो दिल्ली से कोलकाता जाना है तो पहले मुंबई क्या करने गया भाई, कहता मेरे पास पैसे बहुत है, बस मन किया कि मैं पहले मुंबई जाऊंगा, है ना। नहीं, ऐसे नहीं करना। दिल्ली से कोलकाता जाना है तो सीधा दिल्ली से कोलकाता की फ्लाइट पकड़ो, पहुंचोगे कोलकाता ही, लेकिन एक में टाइम कम लगेगा और एक में टाइम ज्यादा लगेगा। तो देखो इसमें ये क्या मेथड है, A/D निकालना है तो आपने कुछ नहीं करना, आप इनकी मल्टीप्लीकेशन कर दो। क्यों, इससे फायदा हो रहा है, देखो B से B कट रहा है, C से C कट रहा है। अब यहां पे वैल्यू डाल दो तो 2/3, 4/5 और 6/7। अब देखो ये हो गया 3 2 जा, तो देखो ये आ गया ना 16:35, ये आ गया 16:35। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी कि इस तरह से आपसे ये पूछे तो। अच्छा, अगर इसी में आपसे कह देते सेम क्वेश्चन होता और आपको कह देते कि आप बी और डी का रेशो बताओ बस, तो अगर आपको कहते बी और डी का रेशो बताओ तो आप शुरुआत ही यहां से करो, पीछे वाले को भूल जाओ। तो बी और डी का निकालता तो क्या हो जाता, आप कहते सर जी B/C इंटू C/D कर दो ना, C से C कट जाएगा। तो देखो 4/5 इंटू में 6/7, तो ये आ गया जी 24:35। आई थिंक यू गोट माई पॉइंट, है ना। आ रही है ना बात समझ में। तो हम रेशो के क्या कर रहे हैं, हम रेशो के पॉइंट्स कर रहे हैं कुछ, और आज हमारा ये रेशो टॉपिक पे फर्स्ट लेक्चर है। अब जरा एक क्वेश्चन देखो, मेरे साथ ये खास बात होगी बेटा कि मैं ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कराऊंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा कराऊंगा, जिससे कि बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है। अच्छा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मैं बस कॉन्सेप्ट करा दूं और कॉन्सेप्ट करा के क्वेश्चंस खुद कर लेना और डाउट पूछ लेना ना, मैं क्लास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कराता हूं। तो वही मेरा गूगल ड्राइव पेन ड्राइव पे भी रहेगा। अब देखो जी, मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, मुझे कहा जी A/B दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है, C/D दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे A/B दिया है 1/2:3:8, यहां पे मुझे दिया है 1/3:5/9, यहां पे मुझे दिया है 5/6:3/4, ठीक है। बस इसमें 2 है। तो बेटा 2 की रेशो में तो आप जानते हो ना, मेरे से आपको पक्का पता होगा कि या तो मैं इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लूं, और नहीं तो 2 वाले में तो आसान है,
दो वाले में आसान है कि रेसिप्रोकल करके गुणा कर दो, ऐसे। बाद वाले का रेसिप्रोकल करके गुणा कर दो, 5/6 इंटू, अब देखो ये आ जाएगा 4/3, यानी कि 4:3 का रेशो हो गया। ये आ जाएगा 3/5 और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ये आ जाएगा जी 10:9। एक बार दोबारा देख लो, मैंने 4/3 से किया है, 5/6 = 3/4 था, 4/3 किया, 2 से कट गया, 2 दूनी 4। हाँ जी, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आई थिंक अब तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, वही न्यूमरेटर वाला मेथड लगा देना है। यहां पे एक डिनोमिनेटर आ जाएगा, यहां पे 2 डिनोमिनेटर आ जाएंगे और यहां पे तीनों डिनोमिनेटर आ जाएंगे। अब चलो, जब मैंने इतना लिख दिया तो यार आगे क्या दुश्मनी है, आगे क्या दुश्मनी है, कोई दुश्मनी नहीं है, बट थोड़ा सा रेशो हमारे पास अभी नजर नहीं आ रहे हैं, तो हम एक बार रेशो देख लेते हैं बस, कि 1 3:5 है और पहला क्या था 4:3 था जी। तो बस अब कुछ नहीं करना, पहले तीनों के न्यूमरेटर तो 4 × 3 × 10, फिर जी पहले का डिनोमिनेटर तो 3, दोनों के न्यूमरेटर है तो 3 × 10, पहले 2 के डिनोमिनेटर है जी तो 3 × 5, तीसरे का न्यूमरेटर है तो 10, फिर तीनों के डिनोमिनेटर है जी 3 × 5 × 9। कैंसिल हो रहा है क्या कुछ? हाँ, एक 3 जो है तीनों जगह पे है, एक 3 जो है वो तीनों जगह पे है, तो 3 दोनों जगह पे है तो ये 30 हो गया, नहीं 40 हो गया, ये 30 हो गया, ये 50 हो गया और ये 45 हो गया। अभी भी कट सकता है, अभी भी कट सकता है। किससे कट जाएगा जी? ये कट जाएगा 5 से, तो ये हो गया जी 8 = 6 = 10 = 9, 8 = 6 = 10 = 9, ये हो जाएगा। और अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो वो गो बाई चॉइस भी हो जाएगा, लेकिन पहले आपको वो तो निकालना ही पड़ेगा, पहले आपको जो फ्रैक्शंस दिए हुए थे उनके फ्रैक्शंस तो खत्म करने ही पड़ेंगे। और फ्रैक्शंस खत्म करने का मैंने क्या तरीका बताया? फ्रैक्शंस खत्म करने का मैंने तरीका आपको बताया कि अगर दो दो ही है तो रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, और नहीं तो आप डिनोमिनेटर के एलसीएम से भी कर सकते हो या डिनोमिनेटर की प्रोडक्ट से भी कर सकते हो, जो आपको बेटर लगे। लेकिन सिर्फ अगर दो ही फ्रैक्शन है तो बेटर है सबसे कौन सा? रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, है ना। चलो जी, तो हमारे पॉइंट हो गए थे बेटा 7। हम सिर्फ रेशो की बात कर रहे हैं बेटा, आज हमने सिर्फ आज रेशो की बात की है। देखो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं इसी मेथड पे जो हम कर रहे थे, इसी पे एक क्वेश्चन और ले लेता हूं और थोड़ा सा आपका क्लैरिफाई हो जाए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। देखो बेटा, मेरे पास एक क्वेश्चन है, मुझे कहा जी इफ द सम ऑफ 3 numbers is 98 such that, मैंने मान लिया वो 3 नंबर थे, ए और बी का रेशो मुझे दिया हुआ है, मुझे कहा है ये 2:3 है, और बी और सी का रेशो मुझे दिया हुआ है, मुझे कहा है ये रेशो 5:8 है, 5:8 है, 5:8 है। अब मुझे उन्होंने एक बात बोला कि बताइए देन फाइंड सेकंड नंबर क्या है। अब देखो बेटा, सबसे पहले तुम देखोगे कि रेशो कितने दिए हैं, तो रेशो मुझे इस बार सिर्फ 2 दिए हैं, पहला और ये दूसरा, तो 2 न्यूमरेटर होंगे 2 डिनोमिनेटर होंगे। तो अगर मैं इन तीनों को क्लब करूंगा
बेटा जब बांटना 3 में है, सम 3 का है, तो तीनों का तो होना चाहिए ना, या नहीं होना चाहिए? बोलो ना हाँ। हाँ जी बिल्कुल। तो अब 2 रेशो है, तो मैं लिखूंगा पहले दोनों के न्यूमरेटर, फिर मैं लिखूंगा पहले का डिनोमिनेटर दूसरे का न्यूमरेटर, फिर मैं लिखूंगा दोनों के डिनोमिनेटर। अब यहां के बाद हम क्या करेंगे, पहले दोनों के न्यूमरेटर इंटू करूंगा, तो दोनों के न्यूमरेटर इंटू किए तो 2 इंटू 5 10 हो गया। फिर पहले का डिनोमिनेटर लूंगा तो 3 इंटू 5 15 हो गया, और फिर दोनों के डिनोमिनेटर लूंगा तो 24 हो गया। अब आप कैसे बांटोगे वो बांटना आपको आता है जी, कैसे बांटना है जी देखो, यहां के बाद आपने क्या करना है, पहले बेटा आप इन तीनों का सम करोगे, तो 10 प्लस 15 प्लस 24, तो ये आ गया 49। अब बच्चे आपसे पूछा है सेकंड पार्ट, यानी कि बी बताना है, तो 15 बाई 49 इंटू 98, तो 30 हो जाएगा जी हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड पार्ट हमारा हो जाएगा 30। ठीक है जी। अब देखो इसके बाद रेशो आप पढ़ रहे हो, रेशो में ही देखो जी इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, और देखो रेशो में बेटा ये क्वेश्चन ना काफी काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब भी रेशो हमारे पास बनेगा, रेशो कहीं भी हो, जरूरी नहीं फाउंडेशन में, किसी भी जगह पे रेशो है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे क्या कहा है, इन ए बैग, एक बैग है बेटा, देयर आर coins of 25 पैसे, 10 पैसे एंड 5 पैसे इन द रेशो, रेशो दिया हुआ है बेटा 1:2:3, मुझे दिया हुआ है 1:2:3। इफ देयर आर ₹30 इन ऑल, अब हमें कहा फाइंड नंबर ऑफ 5 पैसे कॉइन्स। अब बेटा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो 5 पैसे का ही पूछे, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो मेन बात है मैं वो आपको एक बार बताता हूं। बेटा देखो सबसे पहली बात, आपको रेशो दिया, रेशो देके एक एडिशनल कंडीशन दे दी। एडिशनल कंडीशन क्या है कि उन सब का सम 30 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम के मेथड से करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को हम जो करेंगे वो हम के मेथड से करेंगे जी। किस तरीके से करेंगे, के मेथड क्या होता है पहले आप ये समझोगे। बेटा 25 पैसे के कॉइन है, 10 पैसे के कॉइन है, 5 पैसे के कॉइन है, हमने क्या करना है आप समझोगे जरा। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे जी बेटा 25 पैसे का, 10 पैसे का और 5 पैसे का रेशो दिया था, शायद 25 10 5 था, हाँ ये रेशो था 1:2:3। तो बेटा पहले आप लेट कर लोगे कि लेट 25 पैसे के कॉइन मेरे पास के है, 10 पैसे के कॉइन मेरे पास 2k है और 5 पैसे के कॉइन मेरे पास 3k है। 25 पैसे के k है, 10 पैसे के 2k है और 5 पैसे के 3k है। अब आप ध्यान से सुनो, प्रैक्टिकली सिचुएशन सोचो जी। प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है, अगर मैं ये कहता कि 25 पैसे का मेरे पास एक कॉइन है तो वहां से मेरी वैल्यू बनती 25 इंटू 1। अगर मैं कहता कि 25 के 2 कॉइन हो गए तो आप कहते 25 इंटू 2। मैं कहता 3 कॉइन हो गए तो आप कहते 25 इंटू 3 एंड दैट्स इट। 25 के है ना, तो वैल्यू टोटल कैसे बन रही है, एक कॉइन की वैल्यू इनटू में टोटल कॉइन। तो मेरे हिसाब से बनना चाहिए 25 के प्लस 10 को 2 में करूंगा इंटू तो 20 के
प्लस 5 को 3 में करूंगा तो 15 के। ठीक है, एक कॉइन की वैल्यू को टोटल कॉइन से इंटू करना है। और माइंड इट, इधर मेरे पैसे हैं, ये मेरे अकॉर्डिंग बना है, मैंने सब कुछ जोड़ लिया, मेरे पास माल कितना है, मैंने जोड़ लिया मेरे पास माल कितना है। लेकिन उन्होंने मुझे पहले से ही बताया हुआ था कि कुलदीप सर के तो माल जो है जी उस बैग में सिर्फ 30 रुपए है। तो लेकिन ध्यान से सुनो, लेफ्ट साइड तुम पैसे ले रहे हो तो राइट साइड भी पैसे लेने पड़ेंगे। तो 30 रुपए को पैसे बनाना है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। भाई 1 रुपए में 100 पैसे, तो 30 रुपए में कितने? आई कुछ बात समझ में? बोलो ना हाँ, भगवान तुम्हारा भला करे। अब अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ये हो गया 60 के। बेटा यहां से के की वैल्यू आ गई 50। अब आप कोई भी कॉइन बता सकते हो। देखो अगर 25 पैसे के पूछते तो 50 आएगा ना, हाँ 50 आएगा। तो 25 पैसे के पूछते तो 50 आंसर हो जाता, 10 पैसे के पूछते तो 100 आंसर हो जाता, और आपसे 5 पैसे के पूछे है तो 150 हो गए। कब करना है बेटा ऐसे? ऐसे करना है जब रेशो देके एक एडिशनल कंडीशन दी हुई हो। तो जब भी आपको रेशो देके एक एडिशनल कंडीशन देंगे तो हमें यह मेथड अप्लाई करना चाहिए। तो मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने पहले जो दिया हुआ था 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, 1:2:3 का रेशो था, उस पर एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है। मैंने वो कॉमन नंबर के मान लिया है। जब दोबारा से रेशो निकालूंगा तो आपको पता है कॉमन कट जाएगा। अब मैंने देखा कि भाई 25 पैसे के कॉइन है, तो एक कॉइन की वैल्यू 25 पैसे, तो के कॉइन की कितनी गुणा कर दूंगा, जैसे मैंने यहां गुणा करके दिखाई थी। एक कॉइन है तो 25 इंटू 1, 2 कॉइन है तो 25 इंटू 2, 3 कॉइन है तो 25 इंटू 3। ऐसे ही 10 को 2K में इंटू कर दूंगा, 5 को 3K में इंटू कर दूंगा। तो मेरे हिसाब से मेरे पास टोटल माल इतना है, लेकिन ये पैसे में है और उन्होंने 30 रुपीज दिया है, तो पहले मैं उस 30 रुपीज को भी कन्वर्ट करूंगा। तो मैंने 30 रुपीज को भी कन्वर्ट कर लिया। अब 30 रुपीज को कन्वर्ट करके 3000 आ गया, के की वैल्यू आ गई। अब फिर के की वैल्यू वापस यहां डाल दोगे तो सारा कुछ आ जाएगा, है ना। आई थिंक आपको बात समझ आ रही है। अब देखते हैं बेटा यहां के बाद एक क्वेश्चन देखो, के मेथड पे ही मैं और लूंगा। ये क्वेश्चन भी बेटा काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये भी किस टाइप का क्वेश्चन है जरा समझोगे। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है जी। आप देखोगे जी क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है इन ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर, 60 लीटर का मिक्सचर है, और यहां पे मिक्सचर किसका है जी? का है जी मिल्क और वाटर का है। इन द रेशो मिल्क और वाटर का रेशो दिया हुआ है कितना? 2:1। ठीक है जी। 2:1 का क्या मतलब है कि अगर 3 लीटर है तो उसमें 2 लीटर मिल्क है, 1 लीटर पानी है। ठीक है, लेकिन जी देखो बेईमानी का जमाना है जी। वो बंदा कहता है यार इस रेशो में ना, मान लो कि वो बेच रहा है उसको, वो सेल कर रहा है मिल्क को, तो वो कहता है यार अगर मेरा रेशो ये आ रहा है कि मैं मिल्क 2 रख रहा हूं और पानी 1 रख रहा हूं, तो मेरे को ना मार्जिन नहीं आ रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा मेरे को। तो वो क्या कहता है, वो चाहता है कि ये रेशो उलट जाए। क्वेश्चन में यही कहा गया है। क्या कहा गया देखो, इफ दिस रेशो इज टू बी 1:2, कहा कि अगर ये रेशो हम 1:2 का ले ले, देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड। ठीक है जी। भाई पानी तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना, फिर पानी तो बढ़ाना ही पड़ेगा, मिल्क तो नहीं बढ़ाएगा क्योंकि बेईमान आदमी है। मिल्क क्यों बढ़ाएगा, है ना। और मिल्क इसलिए भी नहीं बढ़ा सकता क्योंकि रिसोर्स है बेटा, रिसोर्स कहां से बढ़ाएगा? मिल्क तो नहीं बढ़ा सकता, पानी तो बढ़ा सकता है, कहीं से भी ले सकता है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ओरिजिनल में निकालना है कितना है।
तो देखो ओरिजिनली तो 2:1 का रेशो था ना, तो मैं इसका सम करूंगा तो 3 हो गया, और 60 लीटर था तो मैं देखूंगा कि 60 लीटर में मिल्क कितना, तो 2/3 इंटू 60, 40 लीटर मिल्क हो गया। तो ऑब्वियसली पानी 20 लीटर रह जाएगा। पानी कितना रह जाएगा, पानी रह जाएगा जी 20 लीटर, है ना, 60 पूरा होना है ना। अब देखो क्या करना है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, मिल्क तो 40 ही है, पानी 20 था, मैंने मान लिया कि उसने x लीटर पानी और डाल दिया। अब उसने x लीटर पानी और डाल दिया तो रेशो मैंने कहा 1:2 हो जाता है, कहा था उन्होंने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 प्लस x इक्वल टू 80, तो यहां से x 60 लीटर आ गया। यानी कि जी जितना लीटर वो पहले से था ना उसके पास मिक्सचर, उतना ही लीटर पानी और डालेगा तो जाके 1:2 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। पहले हमने ओरिजिनल रेशो के हिसाब से निकाला कि ओरिजिनली 2:1 का रेशो था, तो मैंने निकाल लिया कितना मिल्क है कितना पानी है। फिर मिल्क को मैंने 40 ही रखा और मैंने मान लिया कि भैया वाटर 20 तो पहले से था, पूछा था कितना लीटर और डाले, तो मैंने कहा चलो x लीटर और डाल दिया, तो ये मेरा हो गया 20 प्लस x, और 1/2 के बराबर डाल दिया। उन्होंने कहा था ऐसा कि 1:2 का रेशो हो जाना चाहिए। फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे पास x की वैल्यू आ गई 60 लीटर, यानी कि आंसर भी आपका क्या हो गया, 60 लीटर पानी उसको और डालना पड़ेगा। अच्छा जी, अब देखो बेटा मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, के मेथड के ऊपर ही हम एक क्वेश्चन और लेंगे, के मेथड के ऊपर ही हम एक क्वेश्चन और लेंगे जी। और देखो जी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कहा जी इफ a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस ए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6:7:8 है। आपको रेशो दिया है जी a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए। डिफरेंस यही हो गया कि अब तक ए बी सी का देते थे, अब दो दो के सम का दिया है, और साथ में कहा एंड a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी दी हुई है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मुझे 14 दी है। अब मुझे कहा फाइंड वैल्यू ऑफ सी। बेटा वो ए की भी पूछ सकते हैं, वो बी की भी पूछ सकते हैं, उनकी इच्छा है। लेकिन मेजर बात क्या है, मेन बात क्या है, अगर आप मेन बात देखो तो रेशो देने के बाद एक एडिशनल कंडीशन दी है, ये रही, रेशो देने के बाद एक एडिशनल कंडीशन दी है। तो मैंने कहा था कि रेशो देने के बाद अगर मुझे एडिशनल कंडीशन देते हैं तो वी शुड अप्लाई के मेथड। रेशो देके एडिशनल कंडीशन दे दे तो हमें के मेथड लगाना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे जी समझो। सबसे पहले मैंने लेट कर लिया कि a प्लस बी 6k है, b प्लस सी 7k है, और c प्लस ए 8k है। 6k 7k 8k। अब बेटा मैं इन तीनों को ऐड कर रहा हूं, ऐड करने का मुझे फायदा क्या होगा वो अभी पता लग जाएगा। सारे नंबर दो दो बार है तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होगा। देखो ए 2 बार है, एक ये रहा एक ये रहा, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो वो 2 मैंने कॉमन ले लिया और इधर हो गया 21k। अब देखो इसका फायदा क्या होगा, आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई थी 14, तो ये मेरे पास हो जाएगा 28 इक्वल टू 21k। बेटा यहां से k की वैल्यू आ गई 28/21, तो 4/3, 7 से कैंसिल हो गया जी। पहले मैंने रेशो माना कॉमन मल्टीपल के हिसाब से, फिर मैंने कहा तीनों को ऐड कर दो, मैंने तीनों को ऐड किया तो लेफ्ट साइड पे जो a प्लस बी प्लस सी आया उसकी वैल्यू दी हुई थी 14, वो मैंने डाल दी, यहां से मेरी k की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने क्या करना है जी, आप देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, आप दोबारा से अपनी वो कंडीशन उठा लोगे जी जो दिया था। अगेन अब आपने वो कंडीशन ले लेनी है,
आपको a प्लस बी प्लस सी, ये 14 दिया हुआ था। और अब आप देखोगे पूछा क्या गया है, बेटा c पूछा है ना, तो c को एज इट इज छोड़ दो और a प्लस बी की वैल्यू डाल दो उठा के। a प्लस बी की वैल्यू थी 6k, ये 14। बेटा यहां पे वैल्यू डालोगे, k की वैल्यू कितनी आई थी 4/3, 3 2 जा 6, तो c की वैल्यू आ गई 14 माइनस 8, 6 आंसर आ गया जी। ठीक है, आई कुछ बात समझ में? वेरी गुड, भगवान आपका भला करे। हाँ जी, चलो जी। अब देखो जी, हमने आपको शुरुआत की रेशो की, पॉइंट हमारे जहां तक मुझे याद है हो गए हैं 7। अब एक देखो जी, मैं ले रहा हूं पॉइंट नंबर 8, शॉर्टकट है एक, पॉइंट नंबर 8 बेटा मैं क्वेश्चन की फॉर्म में ही लिखूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किस टाइप का क्वेश्चन है जी, देखो क्वेश्चन में कुछ ऐसे बोलेंगे, सैलरीज ऑफ ए बी सी आर इन द रेशो, salaries of ABC are in the ratio 2:3:5. If the increment in the salaries are 15%, 10% and 20% इन ए बी सी रेस्पेक्टिवली, मतलब ये 15% ए की सैलरी में बढ़ाया है, ये बी की सैलरी में बढ़ाया है, ये सी की सैलरी में बढ़ाया है, देन फाइंड न्यू रेशो। अब देखो के मेथड तो अभी भी काम कर जाएगा, के मेथड तो अभी भी काम करेगा, लेकिन पहले मैं इसका शॉर्टकट बता रहा हूं आपको एक, पहले मैं इस क्वेश्चन का आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा जी। आप देखोगे कि इस क्वेश्चन का शॉर्टकट किस तरीके से करना है आपने। देखो जी, शॉर्टकट में क्या करना है समझोगे बेटा, पहले ए बी सी का ओल्ड रेशो दिया हुआ था 2:3:5। अब ए की 10% बढ़ाने की बात कर रहे थे शायद, कंफर्म कर लेता हूं, नहीं 15 थी, ए की 15% बढ़ाई थी, बी की 10% बढ़ाई थी और सी की 20% बढ़ाने की बात कर रहे थे। अब देखो बेटा, परसेंटेज का मतलब होता है 100 पे 100, तो इसका शॉर्टकट क्या है, तुमने कुछ नहीं करना, न्यू रेशो जो निकलेगा बेटा, ए का ओल्ड रेशो जो 2 है इनटू, अब देखो अगर इसमें बढ़ाने की बात कर रहा है तो 100 में 15 जोड़ दो, अगर कहीं घटाने की बात करता तो उतना 100 में से कम कर देता। बी का ओल्ड रेशो 3 है और यहां पे 10% बढ़ाने की बात कर रहा है तो 10 जोड़ दो। यहां पे जी अगर मैं बात करता हूं तो ये 5 था जी ओल्ड रेशो, प्लस नहीं करना, सॉरी प्लस नहीं करना, 5 इंटू रेशो आएगा ये, यहां पे रेशो आएगा प्लस की जगह पे, 5 इंटू 120 कर दो, 20 जोड़ दिया तो 230 रेशो 330 रेशो 600, एक एक जीरो काट दो, 23 रेशो 33 रेशो 60। ये बेटा देखो इसका शॉर्टकट हो गया। अब इस शॉर्टकट का लॉजिक क्या है, मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला बेटा परसेंटेज का मतलब 100 पे, मेथड बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन ये उनमें से सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है। जुगाड़ कर ले, जुगाड़ कर ले कोई जुगाड़, यानी कि जब हमें थोड़े लेंदी मेथड लगते हैं तो उसको शॉर्टकट मेथड से क्या करते हैं, तो मैं अक्सर कहता हूं कर ले जुगाड़ कर ले कोई जुगाड़, जुगाड़ बोले तो
क्वेश्चन को छोटा करने का मेथड। आई कुछ बात समझ में? बोलो ना हाँ, भगवान तुम्हारा भला करे। चलो जी, अब देखो जी, मैं इसका लॉजिक आपको समझाता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे करना आपको इसी तरीके से है, लेकिन एक बार लॉजिक भी समझ लो बेटा। A इज टू B इज टू C का रेशो दिया हुआ था 2:3:5। ए में कहा था 15% बढ़ाया है, बी में कहा था 10% बढ़ाया है, और सी में कहा था 20% बढ़ाया है। तो देखो, रेशो देके एडिशनल कंडीशन है, तो मैंने लेट कर लिया ए 2K है, बी 3K है, और सी 5K है। अब ध्यान से सुनोगे बेटा, मैं ए की बात कर रहा हूं, यहां पे ओल्ड, यहां पे न्यू, और ये ए की बात कर रहा हूं। देखो, अगर ए की ओल्ड 100 थी तो न्यू 115, भाई परसेंटेज पे कह रहा हूं। अगर ए की ओल्ड 1 थी तो न्यू 115/100, लेकिन एक्चुअल में तो ए की ओल्ड 2K है, तो अगर मैं ए की न्यू निकालने लगूंगा तो ए की न्यू बनेगी 2K इंटू 115 डिवाइडेड बाई 100। ये ए की न्यू हो गई। सिमिलरली बेटा बी की भी तो न्यू बनेगी। सिमिलरली बी की न्यू क्या बनेगी? डायरेक्ट कर दो, 3K इंटू 110 डिवाइडेड बाई 100। बेटा सिमिलरली सी की भी तो न्यू बनेगी, तो सी की न्यू बनेगी तो 5K इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100। आई थिंक आपको ये बात सबको बड़े आराम से समझ आई होगी। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, परसेंटेज का मतलब 100 पे चेंज है, तो मैंने ए की 100 ली थी ओल्ड, तो न्यू 115 हो गई। एक पे 115/100 यूनिटरी मेथड, और 2K पे एक्चुअल में तो 2K थी ना ओल्ड, तो मुझे तो उसके हिसाब से निकालनी है, तो उस 2K से इनटू कर देंगे। अब यहां के बाद अगर मैं देखता हूं, यहां के बाद अगर मैं देखता हूं तो देखो जी, आपके पास हमें रेशो चाहिए था, तो देखो जी न्यू रेशो, तो 2K इंटू 115/100 रेशो 3K इंटू 110/100 और रेशो 5K इंटू 120/100। अब यहां के बाद अगर आप ऑब्जर्व करो तो आप देख रहे हो बेटा K/100 तो सब में ही है ना, K/100 तो सब में ही है ना। अब ये K/100 अगर सब में है तो ये तो कैंसिल ही हो जाना है, तो ये कैंसिल होने के बाद वही तो बचा जो मैंने शॉर्टकट बताया था। कहीं शॉर्टकट ऊपर से थोड़ा आया है, मेथड से ही निकला है। तो बस क्या आंसर हो जाएगा फिर, 230 इज टू 330 इज टू 600, और ये हो जाएगा जी 23 इज टू 33 इज टू 60। 23 इज टू 33 इज टू 60। आई थिंक आपको ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आई होगी। अब जरा बस एक क्वेश्चन और आपके साथ डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा वो क्वेश्चन भी डिफरेंट टाइप का है। क्या क्वेश्चन है जी, क्या करना है जी, आप देखोगे। देखो जी, एक क्वेश्चन है मेरे पास, मुझे कहा जी 20 लीटर ऑफ मिक्सचर contains milk and water in the ratio 5:3. If 4 liter of the mixture, 4 liter of this mixture is replaced by 4 liter of milk. If 4 liter of this mixture is replaced by 4 liter of milk, then find
न्यू रेशो। अभी देखो थोड़ी देर पहले बेटा एक बेईमान आदमी की बात की थी हमने कहा था जी बेईमानी का जमाना है, लेकिन बेटा इस जमाने में भी कुछ ईमानदार लोग हैं। तो देखो ये ईमानदार क्यों है? क्योंकि इसने देखो 4 लीटर मिक्सचर कम किया है और उसकी जगह पे 4 लीटर मिल्क ऐड किया है, तो इसलिए ये ईमानदार है। लेकिन एक बात सुनो बेटा, अगर आप सिर्फ मिक्सचर में पानी डाल दो तो रेशो चेंज हो जाएगा, मिक्सचर में मिल्क डाल दो तो रेशो चेंज हो जाएगा, मिक्सचर में पानी भी डाल दो मिल्क भी डाल दो तो भी चेंज हो जाएगा, लेकिन मिक्सचर में से मिक्सचर निकाल लो तो क्या रेशो चेंज होगा? नहीं होगा। भाई एक बार दूध और पानी मिल गए तो मिल गए, उनको सेपरेट तो तुम कर नहीं सकते, या कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में करने का क्या तरीका है? सबसे पहले हम क्या करेंगे आप वो देखोगे। सबसे पहले आप ये देखोगे बेटा कि 20 लीटर में मिल्क और पानी का जो रेशो था वो था कितना? शायद था 5:3। लेकिन बेटा उसने पहले 4 लीटर मिक्सचर कम किया है, तो पहले तुम उसको कम करो। 20 लीटर में नहीं निकालना, तो ये हो गया 16 लीटर। अब एक बात बताओ, इस 20 में भी रेशो यही रहेगा, इस 4 में भी रेशो यही रहेगा और इस 16 में भी रेशो यही रहेगा। मैंने कहा ना मिक्सचर में से मिक्सचर कम करोगे तो रेशो चेंज नहीं हो सकती, तो लेकिन तुम 16 लीटर के हिसाब से निकालोगे, तो तुम निकालोगे मिल्क कितना आ रहा है, तो 5/8 इंटू 16, बेटा 10 लीटर मिल्क आ गया, तो ऑब्वियसली पानी 6 लीटर बच गया। अब ध्यान से सुनो, न्यू रेशो कैसे निकलेगा? अब उसने कहा था कि जो तुमने 4 लीटर मिक्सचर कम किया है वो कम करके उसकी जगह पे मैंने 4 लीटर मिल्क डाल दिया है, तो मिल्क डाल दिया तो बेटा 10 तो मिल्क पहले से था, तो मिल्क हो गया 14 और पानी 6 का 6 ही है, और फिर से 20 हो गया, तो न्यू रेशो कितनी बनी? 7:3। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। बट बेटा अगर इसी क्वेश्चन में मैं हल्का सा चेंज कर दूं, हल्का सा चेंज क्या कर दूं आप समझना जरा, ये तो आपको समझ आ गई होगी कि पहले कम करना है, कम करने के बाद जितना बचा उस पर मैं मिल्क और वाटर निकालूंगा, फिर उसके बाद देखूंगा क्या ऐड किया है। भाई उसने मिल्क ऐड किया था 4 लीटर, तो मैंने मिल्क बढ़ा दिया। लेकिन अगर वो मुझे ये कह देता सेम क्वेश्चन में, क्या कह देता, बाकी सारा सेम होता, बाकी सारा सेम होता, बाकी सारा सेम होता, आप यहां तक भी पहुंच गए थे कि 10 लीटर मिल्क आ गया और 6 लीटर पानी आ गया, यहां तक पहुंच गए थे। अब उसने कहा ऐड, उसने 50-50 कर लिया। 50-50 का मतलब 2 लीटर मिल्क बढ़ाया और 2 लीटर पानी बढ़ाया, तो अब न्यू रेशो बताओ। तो जब दोनों 2-2 लीटर बढ़ाए तो 12:8 ना। भाई 2 इसको बढ़ा दो, 2 इसको बढ़ा दो, तो 12:8 का मतलब 3:2। ठीक है जी। ऐसे ही अगर वो सिर्फ पानी बढ़ाने की बात करता तो मैं पानी बढ़ा देता। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था, तो आपको ये बात याद रखने की है। ठीक है, अब देखो मैं एक क्वेश्चन, बस अब 2 क्वेश्चन और लेंगे जी। मैंने बोला जी आज मैं नवंबर 2020 के लिए फर्स्ट लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है। हाँ जी, चलो जी देखो, देखो बेटा एक क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरह का होता है। हमें कहा जी 60 किलोग्राम ऑफ एन एलोएज, 60 किलोग्राम ऑफ एन एलोएज ए इज मिक्स्ड विद 100 किलोग्राम ऑफ एलोएज बी। एलोएज होते हैं बेटा 2 मेटल के, 2 या 2 से ज्यादा मेटल के कॉम्बिनेशन। अब आगे क्या कहा देखो जी, इन एलोएज ए
इन एलोइज ए लेड और टिन का रेशो दिया है, लेड एंड टिन का रेशो है। लेड और टिन का रेशो बेटा मेरे पास है 3:2। और फिर जी मुझे बी में जी एलोइज बी में मुझे टिन और कॉपर का दिया है, टिन और कॉपर का रेशो है जी 1:4, 1:4। अब मुझे कहा इन दोनों एलोइज को मिक्स कर दिया, एलोइज ए और एलोइज बी को मिक्स कर दिया, और मुझे इन्होंने बोला कि इनको मिक्स करने के बाद, इनको मिक्स करने के बाद जो टिन की अमाउंट है, अमाउंट ऑफ टिन बताओ, अमाउंट ऑफ टिन बतानी है आपको, बतानी है जी अमाउंट ऑफ टिन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहली तो बात समझ लो कि यहां पे 3:2 का क्या मतलब है कि अगर 5 किलो है तो उसमें टिन 2 है, 5 किलो में टिन 2 है, लेकिन इसके तो टोटल 60 है ना, तो आप 60 के हिसाब से निकालोगे। यहां पे अगर 5 किलो है तो टिन 1 किलो है, लेकिन उसके तो 100 है ना, तो आप 100 के हिसाब से निकालोगे। यानी कि बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इफ एंड बट नहीं है, बड़े आराम से क्वेश्चन करोगे। किस तरीके से आप देखोगे, आपने क्या करना है जी, सिंपल एक काम करना है, टिन की अमाउंट निकालनी है। तो यहां से 2/5 इंटू 60, 2/5 इंटू 60, भाई 5 में 2 तो 60 में कितना, यहां पे 1/5 इंटू 100। तो आई थिंक ये 12 दूनी 24 आ गया और ये 20 आ गया। तो बेटा टोटल जो है ना 44 kg हो जाएगा। एक ये टाइप हमारी, ये भी टाइप काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करेंगे, बस एक क्वेश्चन और करेंगे आज के लेक्चर में, मैं एक क्वेश्चन और कर रहा हूं। हमें क्या कहा जी, क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, कहा जी एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 3:1, 3:1 का रेशो है जी। फिर कहा 15 ईयर हैंस, हैंस बोले तो बाद में, 15 ईयर हैंस, 15 ईयर हैंस द रेशो विल बी, the ratio will be, the ratio will be का है जी 2:1। का है जी फाइंड प्रेजेंट एज। आपको प्रेजेंट एज बतानी है। ऑप्शंस है जी, ए में दिया जी 30-10, बी में दिया जी 45-15, मुझे सी में दिया जी 21-7, और मुझे डी में इन्होंने दिया जी 60-20। ठीक है जी। ऑप्शन मैंने ज्यादातर क्वेश्चंस में लिखे नहीं है, इसमें लिखने के पीछे रीजन है क्योंकि ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑप्शन से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। अब देखो बेटा, अगर मैं पहली कंडीशन देखता हूं तो पहली कंडीशन उन्होंने कहा था प्रेजेंट एज का रेशो 3:1 है, तो हर एक ऑप्शन में 3:1 ही आ रहा है, देख लो हर एक में 3:1 आ रहा है, तो उसके हिसाब से मेरा कोई भी आंसर हो सकता है, उसके हिसाब से मेरा कोई भी आंसर हो सकता है। फिर इन्होंने मुझे क्या कहा, आगे इन्होंने मुझे बोला 15 साल बाद, तो बेटा 15 साल बाद रेशो 2:1 हो जाएगा, तो आप जोड़ के देख लो ना, बी आंसर बन रहा है। देखो जैसे ही 45 में 15 जोड़ूंगा 60 आ जाएगा, 15 में 15 जोड़ूंगा 30 आ जाएगा, और इसका रेशो देखो 2:1 हो गया। तो आपने इस तरीके से करना है, बाकी में कर रहे होंगे तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी,
बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। तो जी आज हमने आपको, मैंने बोला था कि नवंबर 20, अब तो एग्जाम नवंबर 20 में ही होना है, जिनका अगस्त में था वो भी चेंज हो गया है। तो उसके लिए मैंने आज फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करके रख दिया है गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव के लिए। ठीक है जी। तो जी पहला लेक्चर बेटा आज हमने लिया, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा, 100% पसंद आएगा। और ऐसे ही जी हम आपको बताया है, और गूगल ड्राइव पेन ड्राइव के लिए मैंने अपना बैच लॉन्च कर दिया है, और बहुत जल्द आपको मैं गूगल ड्राइव पेन ड्राइव जिन जिन बच्चों को रिक्वायरमेंट है प्रोवाइड बहुत जल्द कर दूंगा। ओके जी, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, लव यू ऑल।